तो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनय स्माई अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोडायवर्सिटी का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जो कि आपका एसएफ के साथ साथ सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अर्थात पार्ट 2 में हमने जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ा था, उसकी दो पहलुओं को जानने का प्रयास किया था। पहला जो हमारा है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन, अर्थात सह स्थान संरक्षण, बही स्थान संरक्षण। तो अब हम लोग सह स्थान संरक्षण के अंतर्गत आने वाले स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे और बही स्थान संरक्षण के अंतर्गत आने वाले जो भी पहलू हैं उनके बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं सह स्थान संरक्षण के अंतर्गत आने वाले चीज़ों के बारे में। ठीक है, जिसमें पहला क्या है हमारा तप्त स्थल। क्या है तप्त स्थल, जिसे हम लोग हॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हॉट स्पॉट्स क्या है, तो तप्त स्थल ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ क्या है बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक मात्रा में क्या हो संपन्न हो, अर्थात वह एरिया का हो बहुत ही समृद्ध हो, किसी भी प्रकार की वहाँ पर आपको कमी देखने को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, यदि देखा जाए तो अभी तक टोटल 34 तप्त स्थलों का पहचान किया जा चुका है, अर्थात वह क्षेत्र क्या होंगे, वह क्षेत्र जैव विविधता के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध होंगे, बहुत ही विपुलता होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हॉटस्पॉट है ये पहले क्या हुआ करता था, ये पृथ्वी की भूमि के लगभग 15.7% ही ढका हुआ करता था। ठीक है, परंतु अब क्या हुआ है कि 86% तप्त स्थल के आवासों का विनाश हो चुका है। मतलब बताने यह चाह रहा है कि पहले जो जैव विविधता जो था वो उसमें जो भूमि की जो सतह था वो बहुत ही ज़्यादा था, परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होते जा रहा है तब की कंडीशन में जो आवास जो है बायोडायवर्सिटी का, जैसे कि आपका पादपों का, जैसे कि आपको जीव जंतु का, उनका आवास, उनका हैबिटेट क्या हो रहा है, विनाश हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ है कि तप्त स्थलों द्वारा पृथ्वी के सतह स्थल भाग का केवल 2.3% हिस्सा ही क्या है ढका हुआ है। पहले कितना था हमारा 15.7% था, परंतु अब उसका जो हिस्सा है ओनली 2.3% ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये स्थल केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि क्योंकि ये जैव विविधता रखते हैं। ठीक है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं कि क्योंकि इनमें जो पाए जाने वाली जो भी जातियां हैं पादपों की या फिर जीव जंतु की, ये क्या होते हैं एंडेमिक होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज टाइप के होते हैं। ठीक है, और हमने एंडेमिक स्पीसीज के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वो क्या होते हैं, तो ऐसे स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते, तो इस प्रकार की स्पीसीज को हम लोग को एंडेमिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक हाईलाइटेड किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के हॉटस्पॉट्स कहाँ कौन कौन सा है। ठीक है, और ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एसएफ का जो एग्जाम हुआ था 2016-17 में, उसमें पूछा गया था कि निम्न में से भारत के हॉटस्पॉट कौन कौन सा शामिल है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए कौन कौन सा, तो हमारा पश्चिमी घाट है अर्थात वेस्टर्न घाट है, और श्रीलंका है, पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा अर्थात इंडो म्यांमार ही बोल सकते हैं, और सुंडालैंड। ये जो 4-5 हैं जो जगह हैं ये क्या है भारत के हॉटस्पॉट हैं, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, मेयर्स ने कुछ मापदंड निर्धारित किया है। ठीक है, जिसके आधार पर उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट की संज्ञा दिया जाएगा। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सा मापदंड निर्धारित किया गया है मेयर्स के द्वारा। तो उन्होंने कहा है कि 1500 या फिर 0.5% सवनी पौधों की जाति क्या हो एंडेमिक हो। एंडेमिक मतलब सिर्फ वहीं का हो, किसी और स्थान का ना हो। तो इस तरह से यदि स्थल पाए जाते हैं, इस तरह से जगह यदि पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें एक हॉटस्पॉट के रूप में यहाँ पर विकसित किया जाना चाहिए, उसको घोषणा किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो अपनी प्राथमिक वनस्पतियाँ का 70% हिस्सा नष्ट कर चुके होंगे वे भी इसको हॉटस्पॉट की संख्या उनको दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन दो क्राइटेरिया यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यदि ये दोनों क्राइटेरिया यदि फुलफिल होता है किसी भी स्थान पर, तब की कंडीशन में हम उसे हॉट स्पॉट की दर्जा दे सकते हैं। तो इसी के तहत ही भारत में जो मैंने हाईलाइटेड किया हूँ रेड कलर से, वही स्थान को यहाँ पर हॉटस्पॉट की दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये जो स्थल हैं ये मेयर्स के दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इसलिए इसे हॉटस्पॉट की दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अभ्यारण्य के बारे में। ये भी हमारा इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है।
अभ्यारण्य की बात करें तो क्या क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में आपको अंतर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों सेम हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ अंतर देखने को मिलेगी। जैसे कि अभ्यारण्य में क्या होता है कि जानवरों के जो शिकार पर पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रतिबंध लगाया होता है, मतलब यहाँ पर जानवरों का शिकार पूर्ण रूप से मनाही होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर कुछ मानवीय गतिविधियाँ जैसे कि लकड़ी का संग्रहण करना हो, या फिर कोई वन उत्पाद है उसको प्राप्ति करना, उसको संग्रहण करना, ठीक है, या फिर कोई कृषि उत्पाद प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों के साथ यहाँ पर इजाज़त दी जाती है कि आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी कुछ शर्तें यहाँ पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो अभ्यारण्य में आप बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से मानवीय गतिविधियों का प्रतिबंध नहीं रहता है, ठीक है। तो ये अभ्यारण्य की परिभाषा हो गया, ठीक है। यदि हम लोग भारत की कुछ प्रमुख अभ्यारण्य की चर्चा करेंगे तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख अभ्यारण्य हैं, ठीक है। पहला जो दिया है हमारा जल्दापारा अभ्यारण्य, ठीक है। ये जो अभ्यारण्य है आपका पश्चिम बंगाल के मदारी हाट में स्थित है। और यहाँ पर जो खास बात है आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर गेंडा का शरण स्थल है, ठीक है। अर्थात जो जल्दापारा जो अभ्यारण्य है पश्चिम बंगाल का, गेंडे के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उसी तरह से शिकारी देवी अभ्यारण्य ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अब कस्तूरी मृग के लिए हमारा फेमस है, ठीक है। उसे चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य, ये चिल्का झील को आपके उड़ीसा में ही स्थित है। और हम जानते हैं कि जो चिल्का झील है ये सबसे बड़ा क्या है, खारे पानी का झील है, ठीक है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उपनाम को आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि उपनाम पूछा जा सकता है, ठीक है। उसमें से हमारा मनास है, ठीक है। मनास अभ्यारण्य हम पर कहाँ पर है, तो यह भी उड़ीसा के कामरूप जिले में स्थित है, ठीक है। पेरियार की बात करें तो हमारे केरल राज्य की इडुक्की नामक जगह में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है, तो ध्यान दीजिए ये हमारा हाथियों के लिए फेमस है, ठीक है, ओके। देखिए अगला जो अभ्यारण्य हमारा मुदुमलाई अभ्यारण्य, ये आपका तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर आपको लंगूर, बंदर, जंगली सांड जैसे बहुत सारे जो अनेक प्रकार की जीव जंतु यहाँ पर शरण स्थल दिया जाता है, ठीक है। केवड़ादेव घाना पश्चिम अभ्यारण्य यह आपका राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है। और यह अभ्यारण्य विशेषकर किसके लिए जाना जाता है, तो यह आपका साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको, ओके। इसके साथ साथ और भी जाना जाता है चीतल, नीलवेल, सांभर, अजगर, अन्य जितने भी वन्य जीव हैं यहाँ पर उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारा कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य के बारे में, ओके। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि अभ्यारण्य में मानव का जो गतिविधियां वहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं रहता है, परंतु राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो कृषि हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, पशुचारण, लकड़ी संग्रहण आदि की यहाँ पर अनुमति नहीं होती। अर्थात यहाँ पर मानव जो गतिविधियां जो होती है पूर्ण रूप से क्या होता है, प्रतिबंधित रहता है, ठीक है। तो ये हुई हमारा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दोनों में अंतर होता है, ठीक है। यदि हम लोग विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वह हमारा है येलोस्टोन उद्यान है, जो कि आपका अमेरिका में स्थापित किया गया है, ठीक है। अब भारत की बात करें तो जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना किया गया है। अब जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर है, तो आपका उत्तराखंड राज्य में आता है। कभी स्थापना किया गया, तो आपका 1936 में स्थापना किया गया, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके CGPSC जो एग्जाम होता है इस साल का, इसमें पूछा गया था कि भारत का प्रथम या फिर भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वही आपका आंसर होगा जिम कॉर्बेट पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी रहिए कि ये सब क्वेश्चन भी आपके SCF की एग्जाम में भी, आने वाले प्रीलिम्स की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। पहला कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि आपका उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। यह 525 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भारत के पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। अब पहला है इसलिए हम इसको भारत का सबसे प्राचीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस 1936 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि यह जो पार्क है पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये हमारा हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ओके। और यह बाघों के लिए क्या है, बहुत ही फेमस है। गिर नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका एशियन जो लायंस है इसके लिए बहुत ही फेमस है। ये गिर नेशनल पार्क है कहाँ पर, तो ये आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारा असम राज्य के अंतर्गत आता है।
और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए पूरा विश्व विख्यात है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका जो गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन है उसके लिए बहुत ही फेमस है। इसके साथ साथ ये हमारा रॉयल बंगाल बाघ के लिए फेमस है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारा मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले दोनों के बॉर्डर पर स्थित है और यह विशेष तौर पर बाघ के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो यह आप कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह उद्यान आपके हाथियों के लिए फेमस है। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करें तो आपका राजस्थान में स्थित है और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काली गर्दन वाले बगीलों के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो आप जो फेमस जो चीज़ है किसके लिए फेमस है इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस संबंध में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए पलामू राष्ट्रीय उद्यान जो कि पर झारखंड राज्य में स्थित है और यह बाघों और हाथियों के लिए फेमस है। नेशनल पार्क की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में वर्तमान में स्थित है। ठीक है, जब बीजापुर की स्थापना नहीं हुआ था तो ये बस्तर में आता था, परंतु अब ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा बीजापुर में जिले के अंतर्गत आता है। अपन लोग यदि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या छत्तीसगढ़ में 3 है। ठीक है, यदि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। यदि छोटे की बात करें तो यह आपका है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इन सब फैक्ट्स को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ओके। यहाँ पर पूरा एक टेबल के अनुसार दिखाया गया कि कब किस वर्ष में इनकी संख्या क्या क्या थी। ठीक है, तो सबको आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो एमपी है उसको जानो, कम से कम आपको 2000 जो है उसको जानने की जरूरत है कि 2000 में आपका जो संख्या थी 89 था और अभ्यारण्य की जो संख्या थी 489 था। ठीक है, 2017 के अनुसार देखा जाए तो अभी 103 क्या है हमारा राष्ट्रीय उद्यान है और हमारा 543 क्या है सेंचुरीज या फिर अभ्यारण्य अभी मौजूद हैं। ठीक है, तो इन 2017 की आंकड़ा को आपको याद करने का जरूरत है। ओके, ठीक है। यहाँ पर आपको जो नेशनल पार्क के जो क्षेत्रफल वहाँ पर दिया गया है लगभग कितना 40,500 है। उसी तरह से यहाँ पर अभ्यारण्य के जो क्षेत्रफल है यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल इसका मोटा मोटा आपको जो वर्ग किलोमीटर है उसको जानने की जरूरत है। फिलहाल एग्जैक्ट डाटा रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत ही एक हमारा है सेक्रेट रीजन या फिर इसको बोलते हैं पवित्र स्थलीय संरक्षण। ठीक है, अब देख लेते हैं आखिर में पवित्र स्थलीय संरक्षण क्या होते हैं। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार जो आदिवासी जो कि कहाँ निवास करते हैं वे अक्सर वन क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करते हैं और जो वन जो है उनको बहुत ही अच्छे तरह से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी जो आजीविका जो है वो पूर्ण रूप से वन पर ही आश्रित होता है। ठीक है, तो वे वन क्षेत्र में क्या होते हैं पवित्र वन और पवित्र गुफा युक्त वन स्थल होते हैं और उनका जो मानना है कि किसी भी व्यक्ति को कुल्हाड़ी, हंसिया या किसी इस तरह के किसी भी हथियार को ले जाने की अनुमति नहीं होती है। अर्थात आपको कुछ ऐसी स्थल भी देखने को मिलेगा जैसे कि एग्जाम्पल तो ले सकते हैं कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं। ठीक है, अब मंदिर में जा रहे हैं तो कहीं आपको उस वहाँ पर पीपल का वृक्ष दिखता है, तो पीपल के वृक्ष को बहुत लोग क्या मानते हैं ब्रह्म का अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, उनकी परंपराएं हैं। ठीक है, तो इस कारण वे उनको क्षति पहुंचाने की बिल्कुल भी सोचते भी नहीं है, अर्थात उनको अलग से संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सब तरीके से भी यहाँ पर आपका जो संरक्षण का काम बखूबी रूप से हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं स्थलों को हम लोग यहाँ पर पवित्र स्थल के रूप में यहाँ पर एक प्रकार का श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, कुछ झील भी इसी तरह के मान्यता के कारण पवित्र माने जाते हैं, जैसे कि आपका राजस्थान का पुष्कर झील है। ठीक है, मतलब जो वहाँ के जो निवासी जो होते हैं राजस्थान के निवासी वो पुष्कर झील को एक दैविक झील के रूप में मानते हैं, इसलिए वहाँ पर जो पुष्कर झील को वो नुकसान पहुँचाने के प्रयास नहीं करते हैं। तो इससे बायोडायवर्सिटी क्या हो जाती है बहुत ही एक तरफ से नुकसान नहीं पहुँचती, क्षति नहीं पहुँचती। ठीक है, उसी तरह से सिक्किम का खेचियो पालरी झील भी है जो कि आपका पवित्र स्थल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पवित्र स्थल जिसके कारण भी यहाँ पर आपको बायोडायवर्सिटी को संरक्षण प्रदान होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है ये हमारा इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर बायोडायवर्सिटी होता है उनको वहीं पर ही हम उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, कहीं और नहीं करते। ठीक है, इसलिए यह इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके। देखिए अगला है हमारा बायोस्फीयर रीजन, अर्थात बायोस्फीयर जो रिजर्व है
वह भी हमारा इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। अपन लोग यदि बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यह एक ऐसा पर्यावरणीय क्षेत्र होता है जहाँ पर क्या होता है कि पेड़ पौधे जीव जंतु का प्राकृतिक निवास होता है, ठीक है। और मनुष्यों की जो गतिविधियाँ होती है बहुत कम से कम मात्रा में क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इस तरह के जो रीजन जो होते हैं, इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं, उसी को हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बायोस्फीयर प्रोग्राम की बात करें तो सबसे पहले कौन लाया था, तो सबसे पहले यूनेस्को द्वारा इसको लाया गया था। कब लाया गया, तो आपका 1971 में लाया गया। किस प्रोग्राम के तहत, तो मैड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे हम लोग जिसे शॉर्टकट में MAB भी बोला जाता है, ठीक है, अर्थात मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो इसी प्रोग्राम के तहत ही बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसकी यहाँ पर जो रूपरेखा तैयार किया गया था, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम जो था उसके अंतर्गत निम्न उद्देश्य भी रखा गया था जिसके तहत यह कार्यक्रम संचालित किया जाना था। तो देख लेते हैं कौन कौन से उद्देश्य था। तो पहला जो उद्देश्य था ये हमारा कि प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र के प्रतिनिधि नमूनों की जानकारी रखना कि कौन कौन से इकोसिस्टम जो हैं वे उनमें क्या क्या जो वनस्पतियां हैं, क्या क्या जो जीव जंतु हैं, वे उनकी डेटा को इकट्ठा करना। इसके साथ साथ कि लंबे समय तक अनुवांशिक विविधता को सुरक्षित रखना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, उनको एक प्रकार का कंजर्वेशन करना, मौलिक एवं व्यवहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। अर्थात कि हम लोग कुछ ऐसे रिसर्च नहीं करेंगे जिससे कि उसका जो दुष्परिणाम हो वो आपका बायोडाइवर्सिटी को पड़े। अर्थात हम लोग कुछ मौलिक तरीके से, हम लोग कुछ जो व्यवहारिक तरीके से अनुसंधान को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो यही इनका उद्देश्य था मैप का, और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर ये जो प्रोग्राम संचालित किया जाता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व को कौन कौन से भागों में बांटा गया उसके बारे में देख लेते हैं। आपका मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है या फिर आपका प्रीलिम्स या फिर एसीएफ की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो क्षेत्र है उसको उसमें बायोस्फीयर रिजर्व को बांटा गया है। पहला जो है हमारा है कोर क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व का यह बिल्कुल क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो मानव का जो हस्तक्षेप जो होता है, इंटरफेयर जो होता है, बहुत ही नगण्य मात्रा में होता है। इसे पूर्ण रूप से क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित किया जाता है, उसको कंजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो यही हमारा कोर क्षेत्र होता है, ठीक है। यही हम लोग वानिकी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंतर्गत चुने गए निर्जन क्षेत्र, अर्थात वहां पर कुछ वन नहीं है, ठीक है, या फिर मानव द्वारा विकसित ऐसे वन क्षेत्र आते हैं जहां से वनों को पहले काट दिया जाता है। अर्थात कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कुछ ऐसे भी स्थल होंगे जहां पर वन नहीं है, जहां पर पेड़ पौधे मौजूद नहीं है, परंतु उसको पश्चात में क्या होता है कि एक वन के रूप में उसको डेवलप किया जाता है। तो उसी क्षेत्र को हम लोग वानिकी क्षेत्र या फिर फॉरेस्ट्री जोन के रूप में जानते हैं, ठीक है। और पर्यटन क्षेत्र की बात करें कि बायोस्फीयर के वे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं जहां पर जो लोग होते हैं वहां पर अपना टूरिज्म को अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं उसके जीव जंतु या फिर किसी भी पादप के संदर्भ में। इसके साथ साथ वहां पर शिक्षण कार्य भी सुचारू रूप से किया जा सकता है। तो इस तरह से जो क्षेत्र होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, उसे हम लोग पर्यटन क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यदि हम कृषि क्षेत्र की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व के वे क्षेत्र आते हैं जहां पर जनजातियों वनवासियों की खेती हेतु संरक्षित किया गया है। अर्थात आपको तो पता ही होगा जो आदिवासी जो होते हैं, जो जनजाति जो होते हैं, अक्सर वनों के इर्द गिर्द रहते हैं, ठीक है। तो इर्द गिर्द रहने के कारण उनकी जो आजीविका जो होती है ये पूर्ण रूप से वनों पर ही रहती है, ठीक है। तो इसीलिए उनकी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए, उनको अच्छा रोजगार प्रदान करने के लिए उनको कुछ हद तक छूट दी जाती है कि वे अपना आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह बायोस्फीयर रिजर्व का कुछ क्षेत्र यूज कर सकें। उसी रीजन को हम लोग कृषि क्षेत्र के रूप में जानते हैं, ओके। लास्ट है हमारा कि पुनः स्थापना क्षेत्र। ये अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत वे प्राप्त क्षेत्र आते हैं जो जिन्हें फिर से प्राकृतिक बनाया गया है, फिर बनाए जाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। मतलब उसको फिर से उसको क्या किया जा रहा है, इसको निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ये नाम से स्पष्ट है पुनः स्थापना क्षेत्र कि उसको पुनः निर्माण किया जा रहा है, उसको और अच्छे तरह से वनों से आच्छादित किया जा रहा है, वनों की विकास किया जा रहा है, पेड़ पौधे यहाँ पर उगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, ठीक है। जिससे कि क्या हो, आपका जो आपका जो वनों की जो मात्रा हो, उस वनों की जो उपलब्धता हो वो बढ़े, कम ना हो, ठीक है। तो ये पुनः स्थापना क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ जो भाग हैं क्लासिफिकेशन किया गया उन क्षेत्र के बारे में, ठीक है। ध्यान देने की विशेष जरूरत है आपको, ओके।
चलिए अब हम देख लेते हैं कि भारत में ऐसा कितने बायोस्फीयर रिजर्व रीजन यहाँ पर डिसाइड किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि 1982 में एशिया का सबसे पहले जो बायोस्फीयर रिजर्व जो घोषित किया गया था वह हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान था, परंतु वर्तमान में वह अभी नहीं है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कौन सा अभयारण्य बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा आपका अचानकमार अभयारण्य, जो कि आपका 2005 में घोषणा किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अचानकमार अभयारण्य के साथ साथ और कौन कौन से स्थल हैं जिससे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यहाँ पर घोषणा किया गया है, उसको सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 18 प्रकार के नाम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम लिखा हुआ है कि जो लिखा हुआ यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, आपको मैप के जरिए बहुत ही आसानी तरह से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको नाम पढ़ के बता रहा हूँ कि कौन कौन से हैं। ठीक है, नंदा देवी नोकरेक हो गया, मनास हो गया, डिब्रू हवा या फिर कहीं कहीं आपको डिब्रू देखावा भी मिलेगा, डिहांग डिबांग हो गया, सुंदरवन की डेल्टा हो गया, गल ऑफ मन्नार हो गया, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, हमारा खाडून जला, ठीक है, आपका पंचमढ़ी हो गया, अगस्त मलाई जो केरल में स्थित है। ये न्यूली एडेड की बात करें जो नया जोड़ा गया है आपका अचानकमार जोड़ा गया है, कच्छ जोड़ा गया है, कोल्ड डेजर्ट जोड़ा गया है, सेचा चलम भी जोड़ा गया, पन्ना जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो भारत में आपको 18 प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका नाम आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये इस तरह क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रीजन है या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन के पश्चात एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला जो नंबर पर है हमारा बॉटेनिकल गार्डन है। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन किसे कहेंगे, तो से ये विशिष्ट स्थान होते हैं जहां पर विशिष्ट प्रकार के जो पौधे होते हैं उसे अपने ही परिवेश से लाकर किसी कृत्रिम विधि से या किसी आर्टिफिशियल मेथड से प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप उसको अपनी स्थिति अलग से स्थिति प्रदान कर उसे प्राकृतिक जीवित अवस्था में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो उद्यान जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटेनिकल गार्डन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि हम लोग इसके थोड़ा इतिहास की चर्चा करें तो सबसे प्रथम जो बॉटेनिकल जो गार्डन था, वनस्पति जो उद्यान था का विकास आधुनिक ग्रीस के राजधानी एथेंस में दार्शनिक थ्रियोफ्रट्स है ना, जिसे वनस्पति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक वनस्पति उद्यान की स्थापना का श्रेय इटली के पादुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फ्रांसिस बोनाफेट को जाता है। इसको नाम आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, फ्रांसिस बोनाफेट को जाता है कि ये बॉटेनिकल गार्डन का इस तरह से स्थापना किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पादुआ में एक प्रकार का वनस्पति उद्यान भी है। ठीक है, जो कि आपका 20,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ठीक है, हम लोग भारत में बात करें कि बॉटेनिकल गार्डन की जो श्रेय जो किसने दिया है, तो आपका लेफ्टिनेंट कर्नल किड के निर्देशन में ही, उनके डायरेक्शन में ही सन 1787 में ही स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, तो यह आपका हुगली नदी पर अर्थात कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिससे हम लोग नेशनल बॉटेनिकल गार्डन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह आपका हुगली नदी पर स्थित है और आपका 273 एकड़ क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, ये और इसे एशिया का सबसे बड़े उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है आपको। ओके, तो इस उद्यान में आपको तरह तरह के को बायोडायवर्सिटी देखने को मिल जाएगा, जैसे आपका इकोनॉमिक गार्डन हो गया, लोटस गार्डन पुल हो गया, ठीक है, मानसल पौधे उद्यान हो गया, वाटर लिली झील हो गया, इस तरह से आपको सब देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक आपको बृहद लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ आपको 25,000 से ज़्यादा पुस्तकों का ग्रंथालय और बृहद पाठशाला है। तो यही था हमारा बॉटेनिकल गार्डन के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं अगला जो हमारा जो एक्सटीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है वह हमारा है जंतु उद्यान, इंग्लिश में इससे बोलते हैं जूलॉजिकल गार्डन्स। जंतु उद्यान को ही सामान्य भाषा में जू भी कहा जाता है, अर्थात चिड़ियाघर। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत कानन पेंडारी है वो क्या है, एक प्रकार का चिड़ियाघर ही है, उसी के समान है। तो उसके मदद से आप समझ सकते हैं कि वह जंतु उद्यान है। तो किसे कहेंगे हम लोग, तो वह सुरक्षित एवं सुरक्षित स्थान जहां पर
अनेक वन्य प्राणियों को एक साथ जीवित अवस्था में सुरक्षित तौर पर प्रदर्शन हेतु रखा जाता है, उसे जंतु उद्यान कहते हैं। तो कानम पेंडारियम, इस तरह से जो जीवित जो वन्य प्राणी जो होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है और लोग उसको प्रदर्शन करने के लिए भी वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जंतु उद्यान के बारे में। ओके, तो इसी के अंतर्गत हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाया गया है। ठीक है, अर्थात जो चिड़ियाघर है, ठीक है, उसी को प्रबंधन के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए, है ना, एक अथॉरिटी का गठन किया गया है सरकार के द्वारा। तो भारत के समस्त प्राणी उद्यान के प्रबंधन हेतु यह क्या करता है, यह दिशा निर्देश देता है और इसी के अनुरूप ये सब काम होता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक बड़ा प्राणी उद्यान की बात करें तो यह आपका नई दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित है, पुराना किला क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और यह कब बनाया गया था जी, तो यह आपका सन 1959 में स्थापित किया गया था और इसे एशिया का सबसे अच्छा प्राणी उद्यान माना जाता है। और यह हमारे क्या है, 214 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर आपको 22,000 वन्य प्राणी जीवित अवस्था में प्रदर्शन हेतु रखे गए हैं। आप सोच सकते हैं कि 22,000 कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसलिए इसको सबसे अच्छा प्राणी उद्यान के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसी की कड़ी में एक लायन सफारी भी है जो कि आपका चंडीगढ़ पटियाला में स्थित है और उसे भी भारत के एक महत्वपूर्ण प्राणी उद्यानों में से एक माना जाता है। और जो लायन सफारी है उसका जो श्रेय किससे दिया जाता है, तो आपका महेंद्र चौधरी छत्रवीर को दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये थी बात हमारे जंतु उद्यान के बारे में। ठीक है, अगला देख लेते हैं एक्स-2 कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन आता है, तो बीज बैंक या फिर फील्ड जीन बैंक भी इसके अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं कि आखिर में जो बीज बैंक क्या होता है, तो बीजों को यदि -10 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाए तो इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी समय तक जीवन क्षमता बनाए रखा जा सकता है, अर्थात ये काफ़ी समय तक जीवित रह सकते हैं, जल्दी ही मृत प्राणी होंगे, बहुत काफ़ी समय तक जी सकते हैं। तो इस तरह के तो एक ही स्थल पर कम तापमान पर अनेक दुर्लभ तथा लुप्त प्राय पौधों की बीजों को संचयित कर उसको इकट्ठा कर रखा जाता है, तो इसे हम लोग बीज बैंक के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसका टेम्परेचर क्या होता है और इसी टेम्परेचर के बीच में इसको रखा जाता है ताकि जो बीज होते हैं वो लंबे समय तक जीवित रह सकें और उनका जो संचयन कर सकें और उनको संग्रहित कर रखें ताकि वह आने वाले समय में एक काम आ सके। तो यही हमारा क्या है, बीज बैंक है। ठीक है, अब हम लोग फील्ड जीन बैंक की बात करें तो यह क्या है कि ऐसे भी जिसमें जीवन क्षमता बहुत कम तापमान और कम ऑक्सीजन में समाप्त हो जाती है तो उन्हें बगीचों में लाकर उनको सुरक्षित किया जाता है, इससे ही हम लोग फील्ड जीन बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रायो संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऊतक संवर्धन द्वारा भी लुप्त प्राय दुर्लभ तथा भयातुर जातियों को सुरक्षित किया जा सकता है और यह विधि विशेषकर उन पौधों के लिए लाभदायी होता है जिनके बीज नहीं हो पाते हैं, अर्थात जिनके जो बीज नहीं होते हैं उनको इस तरह से जो हमारा जो क्रायो जो प्रिजर्वेशन जो होता है उसमें इनको संरक्षण किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के ले सकते हैं, आपका गन्ना हो गया, गन्ना बीज नहीं पाया जाता है, केला हो गया, अरबी हो गया, अरबी मतलब होता है आपका कोचाई जिससे हम लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ऊतक संवर्धन के द्वारा पौधे के क्लोन को -196 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करके लंबे समय तक रखा जा सकता है और इसे हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, या हिंदी बोलेंगे तो निम्न तापी परिरक्षण के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये थी हमारी एक्स-2 कंजर्वेशन के बारे में। ओके, अब हम लोग सरकार द्वारा चलाए जाने जा रहे कुछ परियोजना के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगी बाघ परियोजना कब से स्टार्ट है, तो आपको 1973 से स्टार्ट है। सन ध्यान दीजिए, यहाँ पर जनम परियोजना की बात करें तो यह आपका 1975 से चालू है। गेंडा परियोजना की बात करें तो यह आपका 1987 से चालू है। असम में राइनो संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई, अर्थात ये गेंडा संरक्षण के लिए परियोजना चालू किया गया। कहाँ पर, तो आपका असम में किया गया। कब किया गया, 1987 में किया गया। हिम चीता परियोजना की बात करें तो यह आपका विशेषकर हिमाचल के वनांचल में यह क्रियाशील है। गिर सिंह परियोजना की बात करें तो आपका गुजरात के सौराष्ट्र में एशिया सिंह के संरक्षण के लिए से शुरू किया गया है। हाथी परियोजना की बात करें तो आपका 1992 है। ठीक है, ध्यान दीजिए 1992 से यह प्रारंभ किया गया है। क्या है के लिए, तो आपका हाथियों के संरक्षण प्रदान करने के लिए। ओके, और इसी के अनुरूप हमारा प्रोजेक्ट टाइगर भी आता है। अब प्रोजेक्ट टाइगर के आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ के कुछ अभ्यारण्य भी शामिल हैं, जैसे कि आपका अचानक मार अभ्यारण्य भी हो गया, उदयंती अभ्यारण्य हो गया।
ठीक है। उसी कड़ी में आपका सीता नदी अभयारण्य भी हो गया। ये सब कहाँ है? ये सब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर का देख लेते हैं उद्देश्य क्या है। तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए कुछ अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों को सन 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। आरंभ में इनकी संख्या कितनी थी? तो आपका 15 हुआ करती थी, परंतु आज की संख्या में देखा जाए तो हमारा 23 है इसकी संख्या, ठीक है। ये सब क्यों यहाँ पर लागू किया गया है? तो बाघों की जो संख्या जो कमी दिखने को मिल रही है, इन्हीं सब को बचाव करने के लिए, इन्हीं सब की संरक्षण करने के लिए यह योजना चालू किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर नाम से। और इनमें बाघों की घटती संख्या को देखते हुए सन 2005 में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में टाइगर टास्क फोर्स की भी स्थापना किया गया था। ध्यान दीजिए, उनकी अनुशंसा पर ही राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी का गठन भी किया गया है। किसका गठन किया गया है? तो नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी का गठन किया गया है। और यह संस्था क्या करती है? तो यह संख्या आपका जो टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र घोषित किया गया है उन पर ये कंट्रोल करती है, और टाइगर की जो संख्या किस तरह से वृद्धि होगी, किस तरह से उनका विकास होगा, इन सब के कार्यों में ये संलग्न होती है। उन सब कार्यों में ये बहुत विशेष रूप से ध्यान देती है, इसलिए इस अथॉरिटी का यहाँ पर गठन किया गया है। ओके, अब हम लोग कुछ अन्य फैक्ट्स भी जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। वन्य जीवन कोष भारत की स्थापना सन 1969 में किया गया था, जो कि वर्तमान में विश्व वन्य जीव कोष निधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले साल के एसएफ एग्जाम में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एराइज हो चुका है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा टॉपिक। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।